तो आज हम करने के लिए आ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स और आज के इस सेशन में हम इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली जो हम ये पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फाइनेंस एक्ट 2025 जो कि आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आपका मई 2026 एग्ज़ाम हो गया या फिर सितंबर 26 एग्ज़ाम या फिर जनवरी 27 एग्ज़ाम के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि टैक्स वैक्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम टैक्स के बारे में जानेंगे। तो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये इतना पुराना है कि पहले हमारे यहाँ पर जब राजा महाराजाओं का कॉन्सेप्ट चलता था तो उन दिनों पर राजा क्या करता था, अपनी प्रजा से कहता था कि हमें अपने उगाए हुए प्रोड्यूस में से कुछ हिस्सा हमें दो, तो कल को जब सूखा पड़ेगा या बाढ़ जैसी सिचुएशन आएगी तो हम वो सारी चीज़ें आप ही को प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तरह से राजा अपने पास रिजर्व बना के चलता था। फिर जब अंग्रेज लोग हमारे पास आए, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, तो जब ये लोग हमारे पास आए तो इन्होंने अंग्रेजों ने इस कंसेप्ट को टैक्स का नाम दिया, कर का नाम दिया, जिसको हम लगान भी बोलते हैं। तो सन 1860 में सर विलियम्स जेम्स के नाम व्यक्ति ने भारत में क्या कॉन्सेप्ट रखा, टैक्स का कॉन्सेप्ट रखा। और उसने कहा टैक्स क्या होता है, तो वहाँ डिफाइन हुआ टैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो ये बोला गया टैक्स एक तरह की कंपलसरी पेमेंट होती है। कंपलसरी पेमेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये आपके ऊपर लगाया गया है तो आपको देना ही पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि इम्पोज करती है गवर्नमेंट, इम्पोज बाय गवर्नमेंट। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकता हूँ, बाकी हर देश की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स आपके ऊपर लगा सकती है। तो हमने कहा कंपलसरी पेमेंट विच इज इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब होता है लागू करना, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर टैक्स लागू करती है। और बेसिकली टैक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि उस पैसे का इस्तेमाल हम पब्लिक वेलफेयर के ऊपर कर पाएँ। तो हम लिखेंगे कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है। किसके ऊपर लगाती है बताओ, टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के ऊपर लगाती है। और इसलिए लगाती है जिससे सोसाइटी में क्या कर पाए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट कर पाए, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। तो अब मैं इसको बहुत डिटेल में कराने के लिए आ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो आप कुछ इस तरीके से समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI हमसे ये कहता है कि जितने भी लोग हमारे भारत में रह रहे हैं उन्हें अपनी इनकम के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट हमें देना पड़ेगा। और जितना भी पैसा हमारे पास कलेक्ट होगा इस पैसे का इस्तेमाल हम आपके वेलफेयर पर करेंगे, जैसे रोड बनाने पे, ब्रिज बनाने में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें ही हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो जनता कहती है ठीक है ये काम हम नहीं कर सकते बट आप हमारे बिहाफ पे करो, हम आपको सर्टेन अमाउंट पे करते रहेंगे। और यही जो सर्टेन अमाउंट होता है हम इसी को सिंपल भाषा में कहते हैं टैक्स। तो आई होप आपको समझ आएगा कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक तरह की कंपलसरी पेमेंट होती है, यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी के ऊपर लगाया है तो वो डिनाई या मना नहीं कर सकता, उसके ऊपर ये इम्पोज होकर रहेगा। तो ये सबको देना पड़ता है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। जो कौन लागू करता है, गवर्नमेंट लागू करती है। किसके ऊपर लागू करती है, जनरल पब्लिक के ऊपर लागू करती है। जिससे क्या होता है, सोसाइटी में सोशल वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके, इस पर्पस से टैक्स को लिया जाता है। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स क्या होता है। अब पॉइंट आता है टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर हम टैक्स के टाइप्स की बात करेंगे तो टैक्स हमारे पर 1 और 2 दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स और एक को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दो पार्ट होते हैं हमारे पास। तो पहले मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स बताऊंगा। अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर हम इसके मतलब पर बात करेंगे। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कोई सामान बनाया 100 रुपये में, तो सरकार ने कहा कि आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी। मैं मेरे एग्जांपल में 10% मान लेता हूँ तो 10 रुपये हो गया मेरा एक्साइज ड्यूटी, यानी 110 रुपये का माल बनकर तैयार हुआ। जब ये बेचने जाएगा तो सरकार इससे लेगी सेल्स टैक्स। मैं कहता हूँ 10% है तो सेल्स टैक्स यानी 10% हुआ 11 रुपये, तो ये बिका 121 रुपये का।
मैन्युफैक्चरर ने ये सामान होल सेलर को जब बेचा ना, तो उसने कितने रुपए में बेचा? 121 रुपीज़ में। बस मुझे एक ये बात बताओ कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगा किस पे था? मैन्युफैक्चरर पे। सेल्स टैक्स लगा किस पे था? मैन्युफैक्चरर पे। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने अपने इन दोनों टैक्स के बर्डन को आगे शिफ्ट कर दिया किसी और व्यक्ति पे। तो हमारे एग्जांपल में वो कोई और व्यक्ति कौन है? होल सेलर। फिर होल सेलर ने क्या किया, इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और अब प्रोडक्ट हो गया 130 रुपए का। अब जब ये आगे फर्दर बेचेगा तो फिर से 10% लगा, तो ये प्रोडक्ट हो गया 143 रुपीज का। सर एक बात बताओ, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वक्त लगता है, उसके बाद कभी नहीं लगता। अब जब होल सेलर इसको आगे किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी? 143 रुपीज। इसने भी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 7 रुपए का। एग्जाम्पल, 150 रुपए का प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ। फिर लगाएंगे सेल्स टैक्स, वही 10%, 15, ये बना 165। यानी अल्टीमेटली जब ये कंज्यूमर तक पहुंचा ना, तो ये प्रोडक्ट कितने का पहुंचा? 165 रुपए का। अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना, तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई थी? मैन्युफैक्चरर पे। सेल्स टैक्स किस पे लगाया था? मैन्युफैक्चरर पे। ये दोनों की दोनों उसने अपनी कॉस्ट में जोड़ के सामने वाले से रिकवर कर लिया। यानी एक ऐसा टैक्स जहां पर आप अपने बर्डन को शिफ्ट कर पा रहे हो। अगर आप यहां देखोगे तो यहां भी सेल्स टैक्स 13 रुपए है, जो कि आगे क्या कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अल्टीमेटली जब कंज्यूमर ने 165 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो उसने जो यहाँ वाला एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए है वो भी पे कर दिया। ये जो सेल्स टैक्स है 11 रुपए, ये भी पे कर दिया। ये वाला जो सेल्स टैक्स है जो होलसेलर पे लगाया था 13 रुपए, ये भी पे कर दिया। और जो सेल्स टैक्स 15 रुपए यहाँ पर लगा था, ये भी पे कर दिया। अल्टीमेटली बर्डन एक व्यक्ति ने दूसरे पर, दूसरे ने तीसरे पर, तीसरे ने चौथे पर क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। और जहां भी टैक्स को शिफ्ट किया जाता है, हम ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो अब हम बता सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो हमने कहा भाई इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को क्या कर सकते हो? बताओ। बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। आप इसको क्या कर पाओगे? शिफ्ट कर पाओगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आप इसको शिफ्ट कर पाओगे। और ऐसे टैक्स को ही हम क्या बोलते हैं अपने पास? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंस है ना टैक्स का, वो किसी और को बियर करना पड़ेगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ब्रॉन बाय द अनदर पर्सन, कि उसका जो बर्डन है वो किसी और व्यक्ति को बियर करना पड़ेगा। लगाया किसी और पे जाएगा, बियर कोई और करेगा। सर कैसे? भाई देखो ना, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगा किस पे था? होलसेलर पे। सेल्स टैक्स किस पे लगा था? होलसेलर पे, मैन्युफैक्चरर पे, रिटेलर पे। लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंस किसने किया उस चीज का? कंज्यूमर ने किया। तो ऐसे टैक्स शिफ्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं अपने पास? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो इंसिडेंस है वो कोई और व्यक्ति बियर करेगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो हमारे भारत में इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा एक्साइज ड्यूटी। इसी तरह से होता है कस्टम ड्यूटी। बेसिकली जो कस्टम ड्यूटी होता है ना, वो सामान के इंपोर्ट के ऊपर लगता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। और एक्साइज ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया। फिर एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। मैं आगे एक्सेट्रा वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने पास डायरेक्ट टैक्स की ओर, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा भी रट भी पा रहे होगे ना, तो समझ गए होगे अगर यहाँ बर्डन शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ बर्डन शिफ्ट नहीं हो पाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अपने पास बच्चे पढ़ा रहा हूँ और मैं सरकार को 1 लाख रुपए का टैक्स देता हूँ, तो क्या मैं 1 लाख रुपए टैक्स अपने 100 बच्चों पर इक्वली डिवाइड करके फीस बढ़ा सकता हूँ उनकी, ये बोलकर कि मेरा टैक्स का बर्डन मैं आप पर शिफ्ट करना चाहता हूँ? कभी भी नहीं। यानी डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बनेगा हमारे पास कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन not be shifted, cannot be shifted from one person to another person। हम टैक्स के बर्डन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। टू अनदर
पर्सन। इसका मतलब आप लोग मुझे बताओ कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो वही बियर करेगा जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया गया है। इट मीन्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ब्रॉन बाय द सेम पर्सन। जिसके ऊपर लगाया गया है वही इस बर्डन को क्या करेगा, बियर करेगा। बोलो इतनी बात समझ आई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायरेक्ट टैक्स की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब एक मिनट पहले मैं एग्जांपल दे दूं। इसके एग्जांपल जो बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है वही इसको बियर करता है। प्रॉपर्टी टैक्स है जिसके ऊपर लगाया जाता है वही इसको बियर करता है, वो आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। और वेल्थ टैक्स हो गया, इसके बाद आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करेंगे इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसके पास इसके केसेस जाएंगे। तो इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में CBDT बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यानी अगर कोई भी केस लगेगा डायरेक्ट टैक्स का तो वो कहां से आएगा, नोटिस आपको CBDT से आएगा। और यहां जो आप इनडायरेक्ट टैक्स देख रहे हो इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसका नाम होता है CBIC। CBIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो यहां पर जो है इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो टैक्स क्या होता है ये क्लियर हो गया। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है जनरल पब्लिक के ऊपर, जिससे सोसाइटी में सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके। टैक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आर दोस टाइप ऑफ टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट मींस द इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर बोर्न बाय द सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज CBDT. Indirect tax are those type of tax where the burden of tax can be shifted from one person to another person. It means the incidence of tax are borne by the another person is called via indirect tax. And the controlling authority of indirect tax is CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs. इससे पहले क्या था ना, 2017 से पहले इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम CBIC नहीं हुआ करता था, वो होता था CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। बाद में जब GST आया तो जो कस्टम वाला पार्ट है वो GST में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स बोला जाने लगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की कड़ी को बढ़ाते हैं। तो हमें टैक्स वैक्स के बारे में तो अब अच्छे से पता चल गया। अब क्योंकि हम पढ़ इनकम टैक्स रहे हैं तो अब हम इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए कि अगर मोदी सरकार आज की डेट में चल रही है तो मोदी सरकार जो चाहेंगे वो कर लेंगे, कल को उनके मन में आएगा कोई दूसरा टाइप का टैक्स लगा दें तो वो लगा देंगे? आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे भारत के संविधान में ना इसकी पावर दी जाती है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अगर कोई बात लिखी होगी ना तो तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज वो काम करना इम्पॉसिबल है। अब भारत के संविधान में ना हमारे पास अगर मैं टोटल आर्टिकल की बात करूं तो हमारे पास 444 क्या है इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स का मतलब जैसे आपके लो रूल्स, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। और कई सारे इसमें क्या है हमारे पास, शेड्यूल्स हैं। बट मैं आपको बताऊं तो सारे आर्टिकल नहीं, बल्कि अभी जो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं वो कितने हैं, सिर्फ 395। अब मुद्दा ये आता है कि सर आप हमें ये बताओ कि भारत में टैक्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये वाली पावर कौन से आर्टिकल में लिखी गई है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग इस आर्टिकल को बिल्कुल याद करोगे। 2 को टेबल याद कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी आर्टिकल नंबर 246 में ना आपको 7th शेड्यूल में एक लिस्ट दे रखी है। कौन से शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में एक लिस्ट दे रखी है। और वो एक लिस्ट नहीं बल्कि अपने आप में 3 लिस्ट हैं, 1 2 एंड 3। उसमें लिस्ट नंबर 1 जो है उसका नाम रखा गया है यूनियन लिस्ट। क्या नाम रखा गया है, यूनियन लिस्ट। दूसरी वाली लिस्ट का नाम रखा गया है स्टेट लिस्ट। तीसरी वाली लिस्ट का नाम रखा गया है कॉनकरेंट लिस्ट। इस तरीके से हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइडेड किया हुआ है। तो क्या है, यूनियन लिस्ट में ना जो मैटर्स लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको दिया गया है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, और जो स्टेट लिस्ट में बातें लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है। दोनों मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों को, सीजी और एसजी। जैसे अगर मैं बात करूं एजुकेशन पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो वो दोनों सरकारों ने मिलकर बनाई थी, तो वो कौन सी लिस्ट में लिखा होगा? कॉन्करेंट लिस्ट में। सर एक बात बताओ, यूनियन लिस्ट में कितनी सारी एंट्रीज लिखी गई थी? तो यूनियन लिस्ट के अंदर ना टोटल 97 एंट्रीज है। सर क्या मतलब होता है एंट्रीज का? एंट्रीज का मतलब है 1 2 3 4 5 करते हुए 97 पॉइंट्स है, जिनसे रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज हैं दैट इज 66 एंट्रीज, जिनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अंदर है 47 एंट्रीज। दोस्तों एक बात याद रखना, हो सकता है आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, उस वक्त अमेंडमेंट से कोई चीज़ ऐड लेस हो गई हो। ये अभी के इस हिसाब से तो ये माइट बी पॉसिबल, जब वीडियो देखो तो ये चीज़ अप डाउन आपको मिले, तो कंसर्न होने की बात नहीं है यहाँ पर। अब बात उठती है कि सर ये बताओ इनकम टैक्स के बारे में कहाँ लिखा गया है? तो मैं बताऊँ, यूनियन लिस्ट में ना हमारे पास एंट्री नंबर 82, कौन सी बताइए? एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब हमारे यहाँ एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और उसको कलेक्ट करने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है। तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता होगा? वो लगाती है राज्य सरकार थ्रू एंट्री नंबर 46। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हो सकता है कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, कुछ में नहीं लगता। तो क्या सर रियलिटी में टैक्स लगता है किसानों पर? हाँ लगता है, उन जगहों पर जहां पर चाय और कॉफी की खेती होती है, वहां पर किसान करोड़पति लोग होते हैं, वहां लगता है, बाकी जगहों पर नहीं लगता है। तो हमको सिर्फ इतना सीखना है कि हमारे भारत में जो इनकम टैक्स है वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और ये अधिकार उसको एंट्री नंबर 82 से मिला हुआ है। तो सर कलेक्ट करने का भी अधिकार क्या केंद्र सरकार को ही है? जी हाँ बिल्कुल। वो बात अलग है, बाद में केंद्र सरकार डेवलपमेंट के लिए वो पैसा राज्यों में बांटते, बट फिलहाल कलेक्ट करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, थ्रू एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आएगी होगी। यानी अब आपको ये समझ आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के हिसाब से इनकम टैक्स कौन चार्ज करेगा और कौन चार्ज नहीं कर सकता है। चलिए, अब इसके बाद जब ये पावर किसको मिली है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? इस पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स बनाने पड़ते हैं। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ आपके सामने, लॉ एंड ऑर्डर। अभी क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पावर मिली है कि आप इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो, तो उसके लिए आपको भाई साहब एक पूरी बुकलेट बनानी पड़ेगी कि अगर आपने ये इनकम कमाई तो ये टैक्स है, ये इनकम कमाई तो ये टैक्स है। सर सीधा बोलो ना, एक्ट की बात करो। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको एक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट का मतलब वैसे इससे अगर मैं बोलूँ तो एक तरह की कानून की किताब होती है, ठीक है, जिसको लॉ बोलते हैं। तो होता क्या है, कोई भी एक्ट बनता कैसे है, आप ऐसे समझिए कि कई सारे लोग एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, या कह लो कि रिटायर्ड लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर्स होते हैं। ये सब रिटायरमेंट के बाद ना गवर्नमेंट इनको पकड़ लेती है और कहती है इधर आओ, तुम्हारे पास रिच एक्सपीरियंस है रियल लाइफ का, तो तुम लोग मिलकर ना एक नया रूल बनाओ इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। तो इन लोगों के बीच में एक व्यक्ति चुना जाता है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं इस बोर्ड का चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन इस पूरे ग्रुप को लीड करता है और वो बताता है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग रूल बनाना है, तुम्हें इसके रिगार्डिंग रूल बनाना है। ये सब लोग रूल को ड्राफ्ट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के ये लोग रूल्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और भारत के लिए कानून बनाते हैं। तो जिस वक्त ये लोग एक ब्लैंक पेपर पे चीज़ों को लिख रहे होंगे इधर उधर के रूल्स को पढ़ के, उस वक्त इसको कहा गया होगा
इनकम टैक्स ड्राफ्ट कॉपी। जिस वक्त ये बनाई जा रही होती है उसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ड्राफ्ट कॉपी। ये बिल्कुल वैसे ही व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करके और छोड़ दो, मैसेज ना करो, बस टाइप करके छोड़ दो, वो मैसेज आपका ड्राफ्ट में चला जाता है। तो वैसे ही क्या है, हमारी इनकम टैक्स ड्राफ्ट कॉपी है। फिर जब ये लोग साल 2 साल लगा के वो सब पूरे पेजेस भर देते हैं बंडल, फिर ये किसको दे देते हैं, चेयरपर्सन को। चेयरपर्सन एक बार उन सबको ओवरव्यू करता है और इसके बाद वो जाता है भारत के पार्लियामेंट के पास। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी लॉ जो है वो मोदी सरकार नहीं बनाती है, बल्कि कौन बनाता है, भारत का पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में हमारे पास 2 टाइप के हाउसेस होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्या होता है, लोकसभा में इस बिल को 75% और मोर के हिसाब से इसको फेवर में वोट मिलने चाहिए, और राज्यसभा में बैठे हुए एमपीज को इनकी कॉपीज दी जाती हैं, वो लोग भी इस पर रिव्यू करते हैं, और वो लोग अगर 75% या उससे ज़्यादा में वोटिंग कर दें फेवर में कि हाँ हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो हम कहते हैं कि भाई अब हमारा ये बन गया इनकम टैक्स बिल। यानी अब हम इसको इनकम टैक्स ड्राफ्ट कॉपी ना बोल के क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स बिल बोलेंगे। और ये बिल पास हो गया, दोनों सदनों से पास होता है ना, तब इसे पास माना जाता है। उसके बाद ये जाता है फिर हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। और जब ये भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करती है, अपने उसके ऊपर सिग्नेचर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगा देती है, और उस वक्त ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस साल वो सिग्नेचर किए जाते हैं वो साल उसके आगे लिख दिया जाता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब तो वैसे भी 2025 वाला आ चुका है, ये लास्ट ईयर है बस इसका, इसके बाद ये खत्म होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बनाने की पूरी जर्नी, मतलब किस तरीके से ये पूरा बिल बन के तैयार हुआ होगा, उसकी मैंने आपको पूरी जर्नी बता दी कि कोई भी एक्ट जो है वो बनकर तैयार कैसे होता है। ये चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनरली क्या होता है ना, मैंने देखा बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं इन जगहों पर। वो क्या, वो ऐसा समझते हैं कि जो एक्ट है ना वही अपने आप में सुप्रीम है, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा सुप्रीम है इनकम टैक्स लॉ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनकम टैक्स लॉ, सबसे ज़्यादा सुप्रीम वर्ड है। सुप्रीम का मतलब है कि सबसे बड़ी टर्म अगर है तो वो इनकम टैक्स लॉ है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर और कई सारी चीज़ें आती है, जैसे इसके अंदर आता है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 या फिर 2025। सर अब ये बताओ एक्ट हमें क्या बताता है। एक्ट हमें बताता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात कौन बताता है, हमें एक्ट बताता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर काम है और उसे जानना है कि वो कैसे करना है, तो वो कौन बताता है, रूल्स बताते हैं। तो अगला पार्ट इसका बनता है इनकम टैक्स रूल्स का, इनकम टैक्स रूल्स। और रूल हमेशा एक साल बाद आते हैं। अगर ये 1961 है तो ये 1962 में आएंगे, 2025 में एक्ट बना तो रूल 2026 में आएंगे। तो एक साल बाद रूल आते हैं। सर अभी भी ना चीज़ें क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन कर दो। चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू डू। अब ऐसे समझो कि तुमने रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, ग्रीन पर तुमको चलना है, ये बात हमारे ट्रैफिक नियमों के एक्ट में लिखा गया हुआ। लेकिन अगर तुमने रेड लाइट का वायलेशन कर दिया तो तुम्हारे ऊपर कितना चालान लगेगा, तुम्हारी गाड़ी सीज होगी या नहीं होगी, ये बात कहाँ लिखी गई होगी, एक्ट में नहीं, रूल्स में लिखी गई होगी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा गया कि तुम्हें अपनी इनकम के ऊपर ये परसेंटेज से टैक्स देना है, लेकिन ये बात नहीं लिखी गई होगी कि कौन सा फॉर्म भरना होता है, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके टैक्स भरना होता है। वो सब बातें कहाँ लिखी होती हैं, रूल्स में लिखी होती हैं। जैसे एचआरए तुम्हें मिलता है, ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है, लेकिन एचआरए क्लेम करने के लिए तुम्हें क्या एविडेंसेस लगाने पड़ेंगे, रेंट एग्रीमेंट, रिलेशनशिप वगैरह बताना पड़ेगा, वो सब कहाँ लिखा गया हुआ, रूल्स में लिखा गया हुआ। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि इनकम टैक्स लॉ एक वाइडर टर्म है और ये सब नैरो टर्म है, बिल्कुल सही कहा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद थर्ड है हमारे पास जिसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है, अब मुझे एक बात बताओ,
हमने एक्ट बनाया 1962 को, तब से लेकर आज तक तो पता नहीं जमीन आसमान का अंतर हो गया होगा। तो हर साल थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स आती हैं, बोले तो चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं उनको रिलीज किया जाता है फाइनेंस एक्ट के द्वारा। अभी अगर हम ये पढ़ रहे हैं ना 1961, तो इसमें जो फाइनेंस एक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज 2025, जो निर्मला सीतारमण ने 2025 को रिलीज किया था ना, तो ये अमेंडमेंट्स होती हैं। तो जो अमेंडमेंट होती है ना, वो इनकम टैक्स लॉ का ही क्या होती है, पार्ट होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनेंस एक्ट में क्या आता है, वेरियस अमेंडमेंट्स आती हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस। सर क्या हम चेंजेस बोल सकते हैं? नहीं, लॉ में चेंजेस नहीं यूज किया था, अमेंडमेंट वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज सर्कुलर्स। सर्कुलर्स होता है। इसके बाद फिर आपके नोटिफिकेशंस होते हैं, फिर क्लैरिफिकेशंस होते हैं। इसके बाद आपका सर्कुलर हो गया, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन और कोर्ट केसेस। अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें क्या है। देखिए सर्कुलर क्या होता है ना, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का टैक्स है, उसमें एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट से कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है या कोई जानकारी शेयर करता है, तो वो किसके थ्रू शेयर करता है? सर्कुलर्स के लिए, सर्कुलर्स के थ्रू। सर्कुलर्स जो होते हैं ना, वो इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट का मतलब मेरा है सीबीडीटी से। जब सीबीडीटी का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई जानकारी देगा तो क्या इशू किया जाएगा? सर्कुलर्स। नोटिफिकेशन किसके लिए होता है? जनरल पब्लिक के लिए होता है। जैसे अगर कोई रूल जो है वो किस दिन लॉन्च करना है, किस दिन लॉन्च नहीं करना है, ये बात कैसे होती है? नोटिफिकेशन के थ्रू होती है। जैसे निर्मला सीतारमण ने कोई रूल बनाया तो वो बताएंगी ना ये वाला रूल आम जनता के ऊपर इस पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो किसके थ्रू बताएंगी? नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगी। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कई बार क्या होता है, निर्मला सीतारमण जी ने कोई रूल बनाया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे गिफ्ट मिलेगा मेरे फैमिली मेंबर से तो वो एग्जम्प्ट होगा अप टू ₹50,000। नाउ द पॉइंट इज सर हु इज फैमिली मेंबर, उसको डिफाइन करने के लिए सरकार ने क्या दी? अपनी क्लैरिफिकेशंस दी। तो क्लैरिफिकेशन भी इनकम टैक्स लॉ का ही एक पार्ट हो जाता है। फिर आता है कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस आता है जिन जगहों पर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है जहां पर आप कॉमा लगाना भूल जाते हो, जिसकी वजह से उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहां पर, तो रोको मत जाने दो। मान लीजिए लॉ मेकर ने ये लाइन लिखी, हो सकता है कोई पर्सन ये बोले सर मैं तो इस लाइन को ऐसे पढ़ता हूं, रोको के आगे लगा दिया कॉमा, रोको मत जाने दो। हो सकता है दूसरा व्यक्ति बोले नहीं मैंने तो कॉमा यहां पर लगाया, रोको मत जाने दो। आपको नहीं लगता ये कॉमा की वजह से पूरी मीनिंग ही बदल गया? तो जब कोई ऐसा केस आता है जहां पर कॉमा नहीं लगा होता और उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल जाते हैं, तो हर एसएससी उसको अपने अपने अकॉर्डिंग यूज करता है। तो ये केस कहाँ जाता है? कोर्ट में। फिर जो कोर्ट का जज होता है ना, वो अपने पास अपना एक बेस्ट डिसीजन सुनाता है और वही बेस्ट डिसीजन जो है तब तक चलेगा। अगर भारत में कोई सिमिलर केस आएगा तो वही डिसीजन उन सभी केस पर भी बाइंड होगा जब तक रूल में अमेंडमेंट ना आ जाए, तब तक कोर्ट केस चलते रहेंगे। कोर्ट केसेस के जो केसेस हैं वो सेम रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जब हम इन सब चीजों को जोड़ देते हैं ना सर, क्या क्या चीजें? इनकम टैक्स एक्ट को, इनकम टैक्स रूल को, फाइनेंस एक्ट को, सर्कुलर को, नोटिफिकेशन को, क्लैरिफिकेशन को, कोर्ट केसेस को, तब जाके बनता है इनकम टैक्स लॉ। इसीलिए कहा जाता है इनकम टैक्स लॉ ना एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म इसलिए बोला जाता है कि जो अम्ब्रेला होती है ना वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, आपने देखा भी होगा इस टाइप की अम्ब्रेला होती है। तो अब आप समझो ये वाली जो नोड है ना ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये वाली जो नोड है ये इनकम टैक्स रूल है, ये वाली नोड जो है वो हमारा फाइनेंस एक्ट है, ये वाली नोड हमारा सर्कुलर्स है, ये वाली नोड हमारी नोटिफिकेशन है, ये हमारी क्लैरिफिकेशन और कोर्ट केसेस है। और इन सभी नोड्स को जोड़ने वाली एक अकेली नोड है, और वही अकेली जो नोड हमने यहाँ पर बनाई है इसको कहते हैं इनकम टैक्स लॉ। तो इसीलिए कहा जाता है इनकम टैक्स लॉ इज अ अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म क्यों बोला जा रहा है ये आई होप मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स लॉ हमेशा एक वाइडर टर्म होता है, बाकी ये सब नैरो टर्म्स होती हैं। तो ये हमने सीख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होती है हमारे इनकम टैक्स में। तो चलिए अब मैंने आपको स्लाइड बना दिया है कि अब मैं एक्ट बोलूंगा तो आप समझ पाओगे, मैं रूल्स बोलूंगा तो आप समझ पाओगे, मैं सर्कुलर्स बोलूंगा तो आप समझ पाओगे। तो अब हम एक्ट की ओर चलते हैं। तो एक्ट में हमारे पास होते हैं कई सारे सेक्शंस
और होते हैं हमारे पास कई सारे क्लॉजेस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहला सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 1। तो अब मैं आपको वो कराने के लिए जा रहा हूं। तो ये देखिए हमारे पास आएगा सेक्शन नंबर 1। तो ध्यान देंगे सभी लोग, सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है? इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते देते हैं शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल। अभी शॉर्ट टाइटल क्या होता है मैं आपको बताऊं। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है जैसे हम लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को बिलोंग करता हूँ। सेम वैसे इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 1 अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो क्या बताता है? 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले बताता है वो, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि मेरा नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। दूसरा पॉइंट बताता है विच इज एप्लीकेबल, विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहाँ पर एप्लीकेबल होता हूँ? पूरे भारत पर एप्लीकेबल होता हूँ। अब मैं ये नहीं लिखूंगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि धारा 370 की वजह से स्पेशल कैटेगरी वहां से हटा दी गई है। तो ये जो एक्ट, मेरा नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, मैं कहाँ पर एप्लीकेबल होता हूँ? पूरे भारत पर। विद इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, यानी मेरी एप्लीकेबिलिटी कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इसी को कहा जाता है सेक्शन नंबर 1। यानी सेक्शन नंबर 1 में बात की गई है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पैदा हुआ और मैं किस दिन पैदा हुआ। जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, सेक्शन नंबर 1 ये बताता है। इसके बाद जब मैं सेक्शन नंबर 2 पर आता हूँ ना, तो हमेशा याद रखना किसी भी एक्ट में जो सेक्शन नंबर 2 होता है ना, वो हमेशा डेफिनेशंस का होता है। यानी अगर उस एक्ट में कोई बात लिखी गई है और आप उसको ढूंढना चाहते हो उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप सेक्शन नंबर 2 पर जाएंगे। 2 में भी क्लॉजेज होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मान लीजिए इस तरीके से सेक्शन लिखा हो ना, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 14। इवन आप इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 भी पढ़ सकते हो। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बताओ? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। इवन आप इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हो, कैसे? सेक्शन 2 क्लॉज 14। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए सेक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है तो कैसे पढ़ेंगे? तो अब हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 क्लॉज 9 करके पढ़ेंगे। यानी पहले सेक्शन आता है, फिर सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है। तो इसको हम बोलेंगे अपने पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 क्लॉज 9, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पढ़ना आ गया होगा। अभी क्या है ना, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, तो हम 1 बाय 1 करके उतना उतना पढ़ेंगे जितना हमारे जरूरत की चीजें होंगी। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पास सेक्शन नंबर 3 की ओर। सेक्शन नंबर 3 किस चीज के लिए है? सेक्शन नंबर 3 डिफाइन करता है प्रीवियस ईयर को। सर एक मिनट, अभी आपने ये बोला था कि हर चीज की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में गिवन होती है। हाँ, उसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, प्रीवियस ईयर को अलग से डिफाइन किया गया है। अदरवाइज वैसे प्रीवियस ईयर को ही डिफाइन करना चाहिए था, बट इसके लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिस साल आप अपनी इनकम को कमाते हो। इस साल आप अपनी इनकम को कमाते हो। हमेशा याद रहे, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मैं अपने एग्जांपल में 1 अप्रैल 2025 ले लेता हूं और एंडिंग ले लेता हूं 31 मार्च 2026। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक पैसे कमाए। तो जिस साल मैं पैसे कमा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद सरकार मुझे कहेगी शिवम अगले साल तुम अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लेना। सर एक बात बताओ, इसी साल इनकम नहीं कैलकुलेट हो सकती? भाई कैसे होगी ना, पहले तुम कमाओगे ना, जब पूरा कमा लोगे तभी तो इनकम कैलकुलेट होगी। तो नेक्स्ट ईयर, दिस इज व्हाट, नेक्स्ट ईयर तुम अपनी इनकम को कैलकुलेट करोगे। और हमेशा रहना, आप सब लोग प्रोफेशनल्स हो, आप कैलकुलेट वर्ड यूज नहीं करोगे। आप इसको बोलोगे कि हम अपनी इनकम को असेस करेंगे। हमें अपनी इनकम को क्या करेंगे बताओ? असेस करेंगे। असेस मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना होता है।
तो आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करोगे कि आपने सैलरी से कितनी इनकम कमाई है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम कमाई है, आपने पीजीबीपी से कितनी इनकम कमाई है, कैपिटल गेन से कितनी इनकम कमाई है, अदर सोर्स से कितनी इनकम कमाई है, कितना क्लबिंग है, कितना डिडक्शन है, कितना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, वो सब करके कंप्यूटेशन शीट तैयार करोगे। वो भी कब? कमाने के अगले साल। तो जिस साल तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल तुम इसको कैलकुलेट करते हो उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस समय एक असेसी अपनी इनकम की कंप्यूटेशन शीट तैयार करता है। जी हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि असेसी अपनी क्या कर रहे हैं? कंप्यूटेशन कर रहे हैं किस चीज की? इनकम की। जिस साल करता है उसे क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हमारे यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 9 बोलता है। तो सर ये बताओ ना, प्रीवियस ईयर क्या होता है? भाई असेसमेंट से पहले जो साल आता है उसी को प्रीवियस ईयर कहते हैं। यानी आपको ना असेसमेंट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। असेसमेंट से पहले वाला साल प्रीवियस ईयर। बट अगर मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हो, उसे बोलते हैं क्या? प्रीवियस ईयर। बोलो, यहां तक बात समझ आई है कि प्रीवियस और असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो सर एक बात बताओ, एक्ट में कैसे लिखा हो? भाई एक्ट में तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है, बताता हूँ कैसे। एक्ट में लिखा है प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें आप अपनी इनकम को निकालते हो, जो कि असेसमेंट ईयर से पहले आता है। और असेसमेंट क्या है? जो प्रीवियस के बाद आता है। बट हमें एक्ट वाली लैंग्वेज नहीं पढ़नी, हमको इसको समझना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेक्शन समझ आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सेक्शन नंबर 1 पढ़ा, शॉर्ट टाइटल, जो बताता है मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट है, मैं एप्लीकेबल पूरे भारत पर होता हूँ। और कब से होता हूँ? 1 अप्रैल 1962 से। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दे रखी है। सेक्शन नंबर 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है। अब आते हैं हम अपने पास सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। तो अब हम पढ़ने वाले अपने पास सेक्शन नंबर 4। तो देखिए, सेक्शन नंबर 4 को ना हम अपने पास चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। सर चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ज देना। चार्ज देने का मतलब है पावर देना। अब ये बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि हम लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ेगा? सर अभी तो आपने बताया ना, आर्टिकल नंबर 246 में लिखा हुआ है। नहीं भाई, आर्टिकल नंबर 246 में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल बना सकती है। बट ये थोड़ी लिखा है कि हमें वो पैसा देना पड़ेगा। वो बात कहाँ लिखी है? इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 4 में लिखी है। सर एक बात बताइएगा, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग ना होता तो क्या हमें टैक्स देना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। सेक्शन नंबर 4 की वजह से ही हमें टैक्स देना पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 4 में लिखा क्या हुआ है। तो सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन his or her income which he or she earned in the relevant previous year। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप सब लोग। ये जो चार्जिंग सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्जिंग सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमारे पास हर व्यक्ति जो कि क्या है, लाइबल है इनकम टैक्स देने के लिए, उसे अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कब? प्रीवियस ईयर। मैं इसको ना आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ। हर व्यक्ति को, ये क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये देखिए, इनकम टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई हुई इनकम के ऊपर। अपनी कमाई हुई इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा? हमें टैक्स देना पड़ेगा। और जो उसने कब कमाई है? प्रीवियस ईयर में कमाई है, उस पर हमें क्या देना पड़ेगा? अपने पास टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि पहली बात, ये पर्सन क्या होता है, हमें समझना है इनकम टैक्स क्या होता है, हमें समझना है इनकम क्या होता है, हमें समझना है प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई हुई इनकम पे जो उसने कमाई है प्रीवियस ईयर में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने प्रीवियस ईयर को तो अभी अभी जस्ट पढ़ा है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा पर्सन क्या होता है। पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। कहाँ पर? सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। फिर आपको सिखाऊंगा इनकम टैक्स क्या होता है, फिर सिखाऊंगा इनकम। इसी में पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप इस डेफिनेशन को समझ जाओगे, आप समझ जाना आपने अपना इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सन को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमारे पास सेक्शन आ रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 31, जहां पर हम डिफाइन करने वाले हैं हु इज पर्सन, कि पर्सन कौन होता है। चलिए वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहला पर्सन जो होता है वो होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है? मैं और आप। इंडिविजुअल में मेल भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल में फीमेल भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल में ट्राइजेंडर्स भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल में न्यू बॉर्न बेबी भी आ जाता है, मतलब कोई बेबी है वो भी आ जाएगा, कोई ओल्ड व्यक्ति है वो भी आ जाएगा। सभी के सभी ह्यूमन बींग्स कहाँ आ जाएंगे अपने पास? इंडिविजुअल में आ जाएंगे। सर एक बात नहीं क्लियर हो रही, पर्सन को भी सरकार को डिफाइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि कई नालायक लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें पर्सन इंसान मानते ही नहीं है, तो हम क्यों टैक्स दें। इस वजह से सरकार को डिफाइन करना पड़ गया। खैर ये तो एक जोक सा पार्ट है, ऐसा नहीं है। तो पर्सन में सबसे पहले कौन आ गया बताओ? इंडिविजुअल आ गया। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बेसिकली अब नहीं चलता, पहले बहुत चलता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसमें क्या होता था ना कि फैमिली बिजनेस होता था। दादाजी जो काम करते थे, पापा उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, ताऊ चाचा सब इन्वॉल्व हो जाते थे, इवन घर के सभी बच्चे सभी लड़कियां इन्वॉल्व हो जाती थी। तो उस फैमिली बिजनेस को कहा जाता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद रहे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो हिंदूज की हो सकती है, वो सिख कम्युनिटी की हो सकती है, वो जैन्स कम्युनिटी की हो सकती है, और किसी भी कम्युनिटी में एचयूएफ नहीं पाया जाता है। तो कल को एचयूएफ भी कोई पैसा कमाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एचयूएफ को भी क्या माना गया है? पर्सन माना गया है। नंबर 3 दैट इज फर्म। फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म से। फर्म के अंदर आपका क्या इंक्लूड होता है? आपकी एलएलपी भी इंक्लूड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर फर्म और एलएलपी में फर्क क्या है भाई? फर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है ना वो होती है अनलिमिटेड, यानी पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई है उससे ज्यादा का लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। बोले तो घर के बर्तन भी बेचने पड़ सकते हैं। लेकिन जो ये एलएलपी है ना, इसमें जो लायबिलिटी होती है वो आपकी लिमिटेड होती है। जितनी कैपिटल आपने लगाई है आप सिर्फ उतने के ही लिए लायबल माने जाते हो। तो फर्म को भी क्या माना गया है? पर्सन। तो भारत में जो फर्म्स पैसा कमा रही है उनको भी क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास कंपनी। सर कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस कंपनी लॉ में क्या है? रजिस्टर्ड है, हम उसे बोलते हैं कंपनी। कंपनी के अंदर फॉरेन कंपनी को भी शामिल किया गया है, यानी अगर कोई भारत में फॉरेन कंपनी है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी हमने क्या माना है? पर्सन माना है। सर कंपनी जैसे होती है प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, क्या ये सब टैक्स देने के काबिल होती हैं? यस, क्योंकि ये सभी कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। तो कोई भी कंपनी है वो भी क्या माना गया? पर्सन माना गया, और उन्हें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आता है बीओआई। बीओआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप ऐसे समझिए कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। जैसे एक बंदा एक गिटार बजा रहा है, एक सिंगर है, एक तबला बजा रहा है, एक वायलिन बजा रहा है, और चारों लोग मस्त क्या कर रहे हैं? अपना बैंड खोल कर बैठे हैं। शादी पार्टी में लोग गाना गाते हैं, क्लब्स में ये गाना गाते हैं और अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कोई एक व्यक्ति कमा रहा है, यहाँ पूरा एक ग्रुप कमा रहा है, और उस पूरे ग्रुप को कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और जब वही ग्रुप किसी के साथ मिल जाता है, किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ मिल जाता है, तो वो बन जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो वो बन जाता है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर एग्जांपल दे दो, जैसे सपना चौधरी। सपना चौधरी का पूरा बैंड क्या था? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन जब वो टी सीरीज के साथ जुड़ी एक टास्क के लिए, तो वो क्या बन गई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है वो एक तरह का बॉडी ऑफ इंडिविजुअल प्लस एक रजिस्टर्ड कंपनी, दोनों का मिक्सचर होता है? द आंसर इज यस। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और रजिस्टर्ड कंपनी का मिक्सचर होता है क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद 6 होता है हमारे यहाँ पर लोकल अथॉरिटी। गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल। आपने ये गाना बहुत अच्छे से सुना होगा,
हमारे दिल्ली के अंदर सिटी और टाउन को मेंटेन करने के लिए एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आप लोगों के यहाँ भी कोई ना कोई होगा जो नगर पालिका जिसे बोलते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। ये लोग भी पैसा कमाते हैं। सर ये लोग कैसे पैसे कमाते होंगे? अरे भाई, फुटपाथ पे जितने भी रेडियां लग रही हैं, जितना लग रहा है उसका पूरा पैसा ही लोग लेते हैं। मंडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट जो लग रहा है उसमें कौन पैसा लेता है? लोकल अथॉरिटी। तो यस, इनकी भी इनकम होती है, इनसे भी पैसा लिया जाता है, क्योंकि इनको भी क्या माना गया है? पर्सन माना गया है। तो लोकल अथॉरिटी भी क्या है हमारे पास? पर्सन है। और सेवंथ हमारे पास आता है एजेपी, जिसको हम अपने पास बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन का मतलब होता है जिसके लिए बाकायदा कोई एक्ट बनाए गए, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, टेम्पल्स हैं, ठीक है, गिरजाघर हैं, ये सब किस में कवर हो जाते हैं? आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। हमारा सीए इंस्टीट्यूट, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन है, क्योंकि उसको भी बाकायदा एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पर्सन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। पर्सन को हम एक बार और कर लेते हैं। इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है अपने पास पर्सन। अच्छा, एजीपी लेकर हो सकता है कोई डाउट हो, मैं फिर से रिपीट कर दूं। एजीपी का मतलब होता है जिसके लिए बाकायदा सेपरेट एक्ट बनाया जाता है। जैसे हमारे दिल्ली में ना डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये कोई कंपनी या फर्म या एचयूएफ नहीं है, बल्कि इसके लिए डीएमआरसी एक्ट 2005 बनाया गया है। तो जिसके लिए बाकायदा एक्ट बनाया गया है वो सब क्या है? आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। सर बात बताओ, मंदिरों के लिए कौन सा एक्ट बनाया जाता है? जो आपने बोला होता है, मंदिर के ट्रस्ट होते हैं। आप कभी बंगला साहिब जाओगे तो वहां भी आपको ट्रस्ट मिलेगा, जहां पैसा जाता है वो ट्रस्ट को जाता है, वो उस बंगला साहिब को थोड़ी जा रहा है। फिर वो ट्रस्ट क्या करता है? अलग अलग जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो हर चीज एक्ट के थ्रू चलती है। उन सबको क्या होता है? आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने पर्सन में सबको ही कवर कर लिया। सर नहीं, मेरे पास ना एक डॉग है, और आपने शायद वो एंटरटेनमेंट मूवी देखी होगी, उसमें डॉग का पूरा रोल होता है। तो डॉग एक तरह से पूरी मूवी में लीडिंग रोल प्ले करता है। तो डॉग ने जो पैसा कमाया उस पर सरकार कैसे टैक्स है? अरे भाई, डॉग का जो केयर टेकर होगा वो डॉग के ब्याह पे टैक्स देगा। अब वो केयर टेकर किस में आ जाएगा? फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाएगा। तो भैया टैक्स तो देना पड़ेगा, हम तुम्हें को कहीं से भी लपेट लेंगे। सर मेरे पास एक हाथी है और मैं मेले में लेकर जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ उस हाथी से, तो भैया हाथी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाथी का जो केयर टेकर है उसको टैक्स देना पड़ेगा। किसमें? एज अ इंडिविजुअल। तो इसलिए पर्सन में बहुत वाइडर टर्म शामिल कर लिए। तो आप समझिए, चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमने पर्सन पढ़ लिया, हमने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या? इनकम। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकम पर डिस्कशन करते हैं अपने पास। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अब पॉइंट उठता है, अब मैं सेक्शन नंबर 14 पे जंप करने वाला हूँ। सर आप तो सीक्वेंस चलाने वाले थे। नहीं, मैंने ऐसे कुछ बोले नहीं, और ना सीक्वेंस होती है, आगे पीछे करके सेक्शन पढ़ने होते हैं हमें। तो अब हम पढ़ने वाले अपने पास सेक्शन नंबर 14, और सेक्शन नंबर 14 की जो हेडिंग है दैट इज हेड्स ऑफ इनकम। दैट इज हेड्स ऑफ इनकम, कि इनकम के कितने हेड्स होते हैं। अब हम ये पढ़ने आ रहे हैं, 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड होते हैं हमारे पास। 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं वो 5 हेड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना सभी लोग। अ पर्सन हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, बट वी हैव ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला? अ पर्सन हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, बट दे हैव ओनली 5 हेड ऑफ इनकम। एक इंसान मल्टीपल सोर्स से पैसा कमा सकता है, बट इनकम टैक्स उसे 5 कैटेगरी में ही डिवाइड करती है, जिसको 5 हेड ऑफ इनकम बोला जाता है। तो चलिए अब देखो, मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, तो मैं पता है क्या कर रहा हूं? मैं इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं, जिससे आप सरकार को उस इनकम के ऊपर क्या दे पाओ? टैक्स दे पाओ, बहुत सिंपल भाषा में। अब इनकम आप कहां कहां से कमा सकते हो, उसी को कहा जाता है हेड ऑफ इनकम। हम सबसे पहले जो इनकम कमा सकते हैं उसको कहा जाता है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सर सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, और एम्प्लॉयर से आपको जो कुछ भी मिल रहा हो, चाहे कैश में मिले
चाहे इंसेंटिव के तौर पे मिले, चाहे सुविधा के तौर पे मिले, हर वो चीज़ क्या बन जाती है, आपकी सैलरी बन जाती है। जिसके लिए हम सेक्शन यूज़ करने वाले हैं सेक्शन 15 से 17, सेक्शन 15 टू 17, और इसके बाद इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहली इनकम आ गई हमारी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से 17। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। इसके बाद हमारी अगली सोर्स है जिसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसके लिए हम सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन नंबर 22 टू 27। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर ये क्या होता है, जब आपके नाम मकान हो, आप उसके ऑनर हो और आपको क्या मिल रहा हो, कोई रेंट मिल रहा हो, कोई रेंटल वैल्यू मिल रही हो, तो हम उसे कहाँ डाल देते हैं, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए क्या होना जरूरी है, आपका ऑनर होना जरूरी है और आपका रेंटल इनकम मिलना आपको जरूरी है। और याद रहे हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिग पीस ऑफ ओपन लैंड ना हो, हाउस होना जरूरी है उस प्रॉपर्टी पे, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बाकी हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगली इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी आप जिस चीज का धंधा कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, वो वाली इनकम को बोला जाता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है भैया, बिजनेस का मतलब होता है गुड्स बेचना और प्रोफेशन का मतलब होता है सर्विसेज बेचना, बस और कुछ नहीं होता। जो आप मेन बिजनेस कर रहे हो, जैसे एक सीए जो पैसा कमाएगा वो किससे कमाएगा, पीजीबीपी। डॉक्टर जो पैसा कमाता है वो किस साइड में जाता है, पीजीबीपी। जो धंधे से रिलेटेड होती है वो इनकम कहाँ जाती है, आपकी पीजीबीपी में जाती है। इसके बाद हमारे पास अगला हेड आता है जिसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स। इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी कैपिटल एसेट्स हैं, आप उनको बेचकर जो पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। सर कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो एसेट्स जो आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, वो सब आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट्स है। जब भी आप उसको बेचोगे तो होने वाला गेन कैपिटल गेन में जाएगा। सर एग्जांपल, मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी, आज मुझे उसकी अच्छी कीमत मिल रही है, मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया और बेच के क्या कमा लिया, कुछ पैसा कमा लिया, तो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गेन। सर मान लो अगर ये काम प्रॉपर्टी डीलर वाला करता तो क्या होता, तो पीजीबीपी हो जाता, क्योंकि उस चीज का क्या है, उसका धंधा है। और जो इन चारों में कवर नहीं हो रहा वो चला जाता है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब है रेजिडुअरी। रेजिडुअरी का मतलब होता है बचा कुचा, जो बचिया वो सब इसमें चला जाएगा, सेक्शन 56 टू 59। इसीलिए इसको रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बैंक में आपने एफडी कराई है, एफडी पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, आपने लॉटरी से इनकम कमाई, आपने गैम्बलिंग से पैसा कमाया, कौन बनेगा करोड़पति से आके पैसा कमा लिया, तो ये इन चार हेड में नहीं आती, वो सब कहाँ चली आएगी, आपकी अदर सोर्स में चली आएगी। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल हेड्स ऑफ इनकम। इन पांचों को ऐड करके क्या मिलेगा बताओ, टोटल हेड्स ऑफ इनकम। अब इस टोटल हेड ऑफ इनकम में हम ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या ऐड करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। सर ये क्या चीज़ है, ये होता है कि कई बार असेसी क्या करता है, टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी इनकम को अपनी वाइफ की इनकम में डाइवर्ट कर देता है। तो सरकार कहती है भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी इनकम है, अब चाहे तुम उसको वाइफ के नाम कर दो या कुछ भी कर दो, टैक्स तुमको ही देना पड़ेगा और वाइफ की इनकम तुम्हारी इनकम में ऐड हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसके लिए हम सेक्शन यूज करते हैं 60 टू 65। बाकी आगे हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, वहां इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है किसी दूसरे की इनकम मेरी इनकम में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा पर्पस अच्छा नहीं था। इसके बाद उसमें हम माइनस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि अगर आपके पीछे कोई भी लॉस चल रहा है तो वो लॉस आप अपनी इनकम से सेट ऑफ करा सकते हो। जैसे मान लो पिछले साल मेरे बिजनेस में 2.5 लाख का लॉस हुआ और इस बार मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ,
तो अब की बार क्या होगा जानते हो, मुझे टैक्स 10 लाख पे नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 7.5 लाख पर देना पड़ेगा। 2.5 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सरकार अगर इनकम पे टैक्स लेती है तो लॉस को सेट ऑफ भी करवा देती है, उसी को बोलते हैं सेट ऑफ। और अगर नहीं हो पाता तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे आने वाले सालों में। इसके बाद जब हम इन दोनों को एडलेस कर लेते हैं, टोटल हेड्स ऑफ इनकम में ये प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है जाकर ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको शॉर्ट के अंदर बोला जाता है GTI। क्या बोला जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ठीक है, अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं जिसको कहते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। सेक्शन 80C to 80U, सर ये क्या चीज़ है भाई, ये होता है कि सरकार ये कहती है कि अगर आप हमारी बताई हुई जगह पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे तुम्हारा भला होगा, तुम हम पर डिपेंड कम रहोगे, हमें कम कोसोगे, इसलिए हम तुम्हें उस इन्वेस्टमेंट का एक इंसेंटिव देंगे। सर इंसेंटिव कैसे देंगे, आपकी इनकम को कम करके। अगर हमने ऑन पेपर आपकी इनकम को कम करवा दिया तो टैक्स भी तो कम देना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मेरी GTI ज़्यादा आएगी तो इस पर टैक्स भी तो ज़्यादा आएगा ना। बट सरकार ने कहा अगर आप हमारी बताई जगह पर इन्वेस्ट करोगे ना तो हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, आपकी इनकम उतने रुपए उससे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जब ग्रॉस में से कुछ माइनस होता है तो वो तो हमें क्या मिलता है, नेट टोटल इनकम मिलता है। ग्रॉस में से कुछ भी माइनस होता है तो वो नेट बन जाता है, इसी को बोलते हैं NTI। और यहाँ पर अब एक और सेक्शन इन्फोर्स में आ जाएगा और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 288A। यहाँ पर एक सेक्शन आ जाता है 288A, और ये 288A होता है राउंडिंग ऑफ का। सर राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर लास्ट में कोई पॉइंट है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, उसके लिए सेक्शन यूज होता है 288A। मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम आ रही है 28,17,891.80। तो ये सेक्शन बोलता है कि आप जो है ना पैसे को इग्नोर कर दो, पैसे को इग्नोर कर दो, और जो लास्ट डिजिट है ना उसमें 1 0 होना जरूरी है, मिनिमम 1 0। 2 हो 3 हो तो और अच्छी बात है, बट 1 0 होना जरूरी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 91 का लोअर मल्टीपल क्या होगा, 90 या फिर होगा 100। अगर मेरी जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम है, देखो लास्ट डिजिट कितनी है 1, जो कि 5 से कम है, तो मैं उठाऊंगा लोअर मल्टीपल, यानी मैं इसी फिगर को कर दूंगा 28,17,890 रुपए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है 1,50,985.70। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि आपको पैसे को क्या करना है, इग्नोर करना है। अब मुझे बताओ जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 5। ठीक है, पहले मुझे बताओ 85 का लोअर मल्टीपल क्या होगा, 80, और हायर मल्टीपल क्या होगा, 90। अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको हायर मल्टीपल लेना होता है। इस केस में हम क्या लेने वाले हैं, हायर मल्टीपल, तो हम लेंगे 1,50,990। अगर लास्ट में 5 भी है ना तो हायर मल्टीपल लेंगे। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, 2,80,744, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 44 का लोअर मल्टीपल क्या होगा, या तो 40 होगा या 50 होगा। पहले बताओ लास्ट डिजिट कितनी है, 5 से कम है, क्योंकि 5 से कम है तो इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 740। आप नोटिस करो सब जगह एक एक जीरो लास्ट में आ रहा है। ये बात कौन बोलता है, सेक्शन 288A बोलता है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 288A क्या बोलता है, ये बोलता है नेट टोटल इनकम शुड बी rounded off, should be rounded off in the multiple of ₹10। NTI किस में होना चाहिए, 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। if the last digit is ₹5 or more, select higher multiple। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने अपने एग्जाम्पल के अंदर जहां जहां 5 या 5 से ज़्यादा था वहां हमेशा हायर मल्टीपल लिया, और जहां 5 से कम था वहां
लोअर मल्टीपल लिया, तो यहाँ लिखूंगा अदरवाइज लोअर। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 288A। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन नंबर 288A बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 14, दैट इज हेड ऑफ इनकम। हमारे 5 हेड होते हैं: इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। सबको जोड़ेंगे तो आ जाता है टोटल हेड ऑफ इनकम। फिर हम उसमें ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, लेस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम, मिल जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, लेस करते हैं डिडक्शन तो मिल जाता है नेट टोटल इनकम। और यही हमारी राउंड ऑफ होती है सेक्शन 288A के अंदर। तो अब हम चलते हैं आगे। ये सेक्शन 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ टैक्स के बारे में। देखिए अभी हमने जो ये चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था अपने पास, तो इसमें हमने पर्सन पढ़ लिया, इसमें हमने इनकम पढ़ लिया। अब हम पढ़ने आ रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो देखिए पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये इनकम हमने कहाँ पढ़ा? ये वाला इनकम हमने पढ़ा अभी सेक्शन नंबर 14 में। बेसिकली 14 में हमने हेड ऑफ इनकम पढ़ा है, HOI। अब मैं आपको इनकम टैक्स कराना है, इस पर आप लोग सभी लोग बहुत फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। चलिए, तो इनकम टैक्स की अब हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो हेडिंग है हमारी इनकम टैक्स। हेडिंग डाल देते हैं इनकम टैक्स। तो देखिए इनकम टैक्स में हमारे पास 2 टाइप की रिजिम होती है। एक होती है ओल्ड रिजिम और एक होती है न्यू रिजिम। और न्यू रिजिम को हम बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो देखिए मैं अभी इनकम टैक्स को ना यहाँ पर 2 पार्ट में क्लासिफाई करने वाला हूँ, 2 पार्ट्स में, 1 एंड 2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड मैं अपने पास लिखूंगा ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। ये ज़्यादा पॉपुलर है बट पढ़ना तो हमको दोनों ही है। तो पहले स्टार्टिंग में हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम की, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर भी हम इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमने अभी लिखा ना ओल्ड टैक्स रिजिम, हम इसको फर्दर 1-2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं स्लैब रेट और एक होता है जिसको बोलते हैं फ्लैट रेट। हम दोनों चीज़ इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, स्लैब और फ्लैट। तो चलो मैं आपको पहले स्लैब रेट के बारे में बता देता हूँ। तो स्लैब रेट में ना सबसे पहले 3 स्लैब होता है। सबसे पहला स्लैब किसके लिए होता है? ये होता है रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। किसके लिए? रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। इसमें कोई एज नहीं होती है, ये जनरल स्लैब होती है। ये बोलता है कि अगर कोई इंसान 1 साल में 2.5 लाख रुपए कमाता है, कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, निल। और अगर वो 2.5 लाख 1 रुपए कमाता है से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाता है, तो इसके बीच जो 2.5 लाख का डिफरेंस आया है उसके ऊपर 5% का टैक्स उसे देना पड़ता है। और यदि वो 5 लाख से ज़्यादा रुपए कमाता है, अप टू ₹10 लाख, तो इस बीच में जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है 20%। और 10 लाख रुपए से ज़्यादा जो भी आप इनकम कमाओगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है 30% से। और इसी को हम बोलते हैं अपने पास स्लैब रेट। हमारे भारत में ये माना जाता है कि किसी भी इंसान को अपने आप को मेंटेन करने के लिए साल में 2.5 लाख रुपए तो लग जाते हैं, तो उस पर कोई टैक्स मत लो। 2.5 लाख से ऊपर लगता है तो 5%, 5 से ऊपर कमाता है तो 20%, 10 से ऊपर कमाता है तो 30%। ये था आपका स्लैब नंबर 1 जो कि इन जनरल होता है, सभी पर एप्लीकेबल होता है। फिर हम आते हैं अपने पास स्लैब नंबर 2 पर। स्लैब नंबर 2 में क्या होता है? इसमें लिखा होता है कि बंदा होना चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये वाला स्लैब जो लगता है वो लगता है रेजिडेंट इंडिविजुअल पर जिसने अपनी एज 60 साल या उससे ज़्यादा अटेन कर ली है। एग्जैक्टली 60 भी किया ना तो वो स्लैब नंबर 2 में आ जाएगा। सर स्लैब नंबर 2 में क्या कुछ डिस्काउंट ऑफर है? बिल्कुल सही कहा, स्लैब नंबर 2 में एक डिस्काउंट ऑफर है। क्या? जैसे यहाँ पर 2.5 लाख माफ थे ना, तो यहाँ पर कितना माफ होगा? थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर माफ होते हैं 3 लाख रुपए। यानी अगर एक सीनियर सिटीजन, 60 एज वाले को क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। अगर एक सीनियर सिटीजन साल में 3 लाख रुपए कमाता है उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 3 लाख 1 रुपए से लेकर
वो कमाता है 5 लाख रुपए तक, तो उसे टैक्स देना पड़ता है 5% का। वो कमाता है 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक, तो उसको टैक्स देना पड़ता है 20% का। और अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, कितना भी कमाए, उसको टैक्स देना पड़ता है 30% के हिसाब से। भाई देखो, ये जो दोनों स्लैब है ना ऊपर वाले, भाई मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या था, ऊपर 2.5 लाख माफ थे, यहाँ पर 3 लाख माफ है। क्यों? क्योंकि ये बंदा सीनियर सिटीजन है, हो सकता है अब इसकी जॉब ना रही हो, बुढ़ापा आ गया, तो सरकार ने थोड़ा सा इसको रिलीफ ज़्यादा दे दिया। बट याद रहे, ये रिलीफ आपको तब मिलेगा जब 2 कंडीशन पूरी हो। पहला, आपका रेजिडेंट होना जरूरी। सर रेजिडेंट क्या होता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल रेजिडेंट इंडिविजुअल का होना जरूरी है और आपकी एज 60 साल है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप स्लैब नंबर 2 पे आप आ पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है और उसकी एज है 70 साल, तो बताओ उसके लिए स्लैब कौन सा लगेगा? 1, क्योंकि मैंने बोला नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में एज मैटर नहीं करती। नॉन रेजिडेंट है तो एज कितनी भी हो वो फर्स्ट में ही आएगा। भाई इस वाले के लिए उसका रेजिडेंट होना जरूरी है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं स्लैब नंबर 3 पर। स्लैब नंबर 3 में जो कंडीशन है वो यही है कि बंदा क्या होना चाहिए बताओ? रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, प्लस उसकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 80 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बोला गया कि आप पहले 5 लाख रुपए पर कोई टैक्स मत दो, क्योंकि आपका इनकम सोर्स तो कुछ भी नहीं है। रीज़न, क्योंकि 80 साल के बाद इंसान जॉब नहीं कर सकता, तो 5 लाख तक माफ है। इसके बाद ये वाला मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ये जो ऊपर से है ना, ये एज इट इज मैं उठा लूंगा। यानी अगर वो 5 लाख 1 रुपए कमाता है से लेकर अगर वो 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा अपने पास 20%। सर 5 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई 5 वाला स्लैब तो चला गया ना, 3 से 5, 5 तक तो वैसे ही माफ है। तो 5 के बाद 5 से 10 पे कितना लगता है? 20। वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और 10 लाख से ऊपर वो कितना भी कमाएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? 30%, 30%। तो ये वाला स्लैब था सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो फर्स्ट वाला है ये था जनरल कैटेगरी का, इसमें सभी लोग कवर हो जाते हैं। और ये था किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। और ये वाला किसके लिए था? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये वाला स्लैब रेट है। इसीलिए कहा जाता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारे पास 3 स्लैब रेट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसके बाद अब मैं इसी के पैरेलली समझाना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाली बात, तो ध्यान देंगे सभी लोग। अब मैं इस वाली कैटेगरी पर आता हूँ जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम। देखिए जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है ना, वो निर्मला सीतारमण इसको लेकर आई थी। उनका मेन पर्पस था कि लोगों को ना थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। और जो इसका सेक्शन है ना डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम का, दैट इज सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर कोई स्लैब वगैरह नहीं है, मतलब स्लैब तो है बट 3 नहीं है, सिर्फ एक ही स्लैब है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 थे ना, यहाँ पर सिंगल होगा। यहाँ पर एक ही स्लैब है, दैट इज व्हाट, कि अगर आपने पूरे साल में 4 लाख रुपए कमाए हैं तो उस 4 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, 4 लाख तक निल है। इसके बाद आपने 4 लाख रुपए से अगर ज़्यादा रुपए कमाए हैं, 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक कमाए हैं, तो आपको 5% का टैक्स देना है। आपने 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक इनकम कमाई है तो आपको 10% का टैक्स देना है। आपने 12 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कमाई है अप टू रुपीज़ 16 लाख रुपए, तो आपको 15% टैक्स देना है। आपने 16 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए हैं अप टू रुपीज़ 20 लैक्स, आपको 20% का टैक्स देना है। आपने 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए हैं अप टू रुपीज़ 24 लैख, तो आपको 25% का टैक्स देना है। और अगर आपने 24 लाख रुपए से ज़्यादा कमाए हैं
तो कितने भी कमाए हो आपको 30% टैक्स देना है। हो सकता है आप लोगों ने पुराना वाला पढ़ा हो यहाँ पर 3 लाख वाला, अभी नई अमेंडमेंट आई है जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको यही वाला स्लैब याद करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, यहाँ 5 का टेबल 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ 4 का टेबल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। बहुत ही सिंपल है, पहले वाला फिर भी टफ था, अभी वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अपने पास। तो ये है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है। सर एक बात बताइए, ओल्ड में और डिफ़ॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? भाई देखो, डिफ़ॉल्ट देने के लिए ना आपको बहुत सारी आहूतियाँ देनी पड़ती हैं। सर क्या आहूतियाँ देनी पड़ती हैं? मतलब कई सारी एग्ज़म्पशन जो ओल्ड को मिलती हैं वो डिफ़ॉल्ट को नहीं मिलती हैं। जैसे डिडक्शंस, जो हमने 80 से 80 तक पढ़ी ना, वो डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलती। डिफ़ॉल्ट में सिर्फ 3 ही मिलती हैं, बाकी कोई सी भी नहीं मिलती है। तो इसमें कई आहूतियाँ देनी पड़ती है, तब आप इस रिज़िम को फ़ॉलो कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको ओल्ड के तीनों स्लैब बता दिए और डिफ़ॉल्ट का एक स्लैब बता दिया। एक ही होता है, 2 तो होता ही नहीं इसमें। अब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अपने पास फ्लैट रेट के ऊपर। तो स्लैब रेट मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है जहाँ पर आपने अगर 1 रुपये भी कमाया होगा ना, तो आपको उतना परसेंटेज देना पड़ेगा। देखिए फ्लैट रेट हमारे यहाँ पर 2 हेड में आती है। मैं आपको बता दूँ, अभी हमने पीछे हेड ऑफ इनकम पढ़ा था ना, तो पीछे हेड ऑफ इनकम के अंदर जो हमने कैपिटल गेन वाला टॉपिक पढ़ा ना, ये वाला कैपिटल गेन्स वाला टॉपिक और जो ये अदर सोर्स वाला है, इन 2 टॉपिक के अंदर फ्लैट रेट आते हैं और किसी में भी नहीं आता। जो ये 5 हेड ऑफ इनकम है, सिर्फ 2 हेड ऑफ इनकम ऐसे हैं जिसमें क्या आता है हमारे पास, फ्लैट रेट आता है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन के बारे में। देखिए कैपिटल गेन के अंदर हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि कैपिटल गेन का मतलब होता है जब भी आप किसी कैपिटल एसेट्स को बेचते हो और उस बेचे हुए से आप कुछ इनकम कमा लेते हो, तो जो इनकम मिलती है आपको उससे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे अपने पास कैपिटल गेन के अंदर, सबसे पहले हम कैपिटल एसेट्स की बात करेंगे कि कैपिटल एसेट्स कितने टाइप की होती हैं। तो हम कैपिटल एसेट्स को अपने पास 1 और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि वो इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में क्या है, लिस्ट है। दूसरा होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जिनके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये इशू होते हैं डिस्काउंट पर बट रिडीमेबल होते हैं पार पे। और इसके बाद हमारे पास होती हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी में पैसा लगाया जाता है। इन 3 का एक बंडल बना दिया गया है। इन तीनों का एक हमारे पास क्या बन गया है, बंडल बन गया है। और इन 3 को छोड़ के जो बच गया वो सब चला गया हमारे पास अदर्स में। जैसे अनलिस्टेड शेयर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, वो सब किस में आ गया, हमारे अदर्स में आ गया। कहा जाता है कि इन 3 चीज़ों को बेचने से या तो आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन 3 चीज़ों को बेचने से या तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ द पॉइंट इज, सर हमको कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? हमको ऐसे पता चलेगा कि अगर हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 12 महीने है या उससे कम है तो वो बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 12 महीने से ज़्यादा है तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर पॉइंट इज व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है जिस दिन आपने खरीदा और जिस दिन आपने बेचा, अगर ये समय सीमा 12 महीने से कम है तो जो गेन आपको होगा हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और जिस दिन आपने खरीदा, जिस दिन आपने बेचा, ये समय सीमा 12 महीने से ज़्यादा है, जैसे 12 महीने 1 दिन, 12 महीने 2 दिन, 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इसके लिए सेक्शन यूज होता है 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन यूज होता है 112A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता है वो टैक्स होता है हमारे यहाँ पर 20% से, इसे बोलते हैं फ्लैट रेट। यानी अगर आपने शेयर्स को बेचकर 1 लाख रुपए कमाए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि मैंने 12 महीने के अंदर बेच दिए। उस 1 लाख के ऊपर सीधा फ्लैट 20% यानी 20,000 रुपीज़ क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, बिल्कुल फ्लैट।
सर शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा लगता है? भाई शॉर्ट पे ज़्यादा लगता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कहती है अगर तुम्हें पैसा लगाना था तो लॉन्ग टर्म में निवेश करो ना, लंबे समय के लिए। तुमने खरीदा बेचा तो तुम तो भाई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा फील होता है तुम बहुत बड़े ट्रेडर हो, तो तुम्हें पैनलाइज करेंगे। लेकिन अगर तुम एक इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से बैठे हो, तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करो ना, लंबे समय तक होल्ड करके रखो। लंबा समय बोले तो 12 महीने से ज़्यादा। तो सरकार देखो कितनी अच्छी इंसेंटिव देती है। सरकार कहती है कि हम आपके पहले 1,25,000 को कर देंगे एग्जाम्प्ट। मतलब आपने अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो हम 1,25,000 आपका माफ कर देंगे। और उसके बाद एक्सेस ओवर, उसके बाद जो भी आप कमाओगे उसके ऊपर सिर्फ आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ओनली 12.5%। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीद के तुरंत बेचकर गेन कमा ले तो क्या बना वो? शॉर्ट टर्म। कितना रेट है? 20। सोचो अगर वो लंबे समय तक होल्ड करके रखता तो 1,25,000 तो उसका माफ हो जाता। भाई जैसे मान के चलो मैंने एक शेयर खरीदा 2 साल पहले और आज बेच रहा हूँ, मतलब 24 महीने के बाद, तो वो क्या बन गया मेरा? लॉन्ग टर्म। और मैंने गेन कमाया 2 लाख रुपए का, जिसमें 1,25 माफ हो गया और 75,000 के ऊपर क्या लगेगा? 12.5%। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहना चाहती है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं 1,25,000 की, ताकि वो छोटे छोटे लोग खूब सारी क्या करें? इन्वेस्टमेंट्स करें, और वो भी किस में करें? लॉन्ग टर्म में करें। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के अंदर टैक्स होता है 20% से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर कवर होता है 1,25 एग्जाम्प्ट होता है, और 1,25 के ऊपर पे 12.5% से क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है। अब हम बात करेंगे अदर्स की। भाई अदर्स के अंदर भी क्या होता है हमारे पास? इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, वो स्लैब रेट से टैक्स होता है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। स्लैब रेट मतलब ये वाला रेट। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये कब माना जाता है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं, ये कब माना जाता है। ये तब माना जाता है जब आप इसको 24 महीने तक अपने पास रखो। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है ना दोस्तों, वो होता है 24 मंथ्स से अबव, तब माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं होती है। ये हमारा टैक्स होता है सेक्शन नंबर 112 के अंदर, वो भी फ्लैट रेट से, दैट इज 12.5%। अगर आप देखोगे तो ये दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं लॉन्ग टर्म, बट इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें 112, इसमें 112A, इसमें एग्जम्पशन है, इसमें एग्जम्पशन नहीं दी जाती है। तो 20%, 12.5%, 12.5%, ये हो गया हमारे क्या? फ्लैट रेट अंडर कैपिटल गेन्स। अब दूसरा टॉपिक क्या था? अदर सोर्सेस। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, दो जगहों पर क्या होते हैं हमारे पास? फ्लैट रेट होते हैं। अब अदर सोर्स के अंदर क्या होता है? एक होता है जिसको बोलते हैं हम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, देखिए कैजुअल इनकम को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 क्लॉज 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड गेम, पजल, कौन बनेगा करोड़पति, रोडीज, बिग बॉस, इन सब से जो आप पैसा कमाते हो वो सब क्या है आपके लिए? कैजुअल इनकम है। फिर हमारे पास एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं 115BB। ये बोलता है कि कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। कैजुअल इनकम कितने से टैक्स होती है? 30% से। इसका मतलब अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीत कर आए हो तो 30 लाख रुपए तो ताई जी ले जाएंगे। 30 लाख रुपए ताई जी ले जाएंगे। बोलो समझ आया? तो 30% का फ्लैट रेट लग जाता है सीधा। सर इसमें क्या कोई एग्जाम्पशन मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती एग्जाम्पशन। ठीक है, सीधा फ्लैट 30% से। ठीक है। सर क्या हम कैजुअल इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U वाली? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिडक्शन नॉर्मल इनकम से दी जाती है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना ये चीज़। ठीक है। तो ये था हमारा फ्लैट रेट। सर क्या ये फ्लैट रेट डिफॉल्ट वाले में अलग हो जाता है? नहीं, बिल्कुल सेम चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चलता है हमारे पास? सेम चलता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं सरचार्ज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मैं आपको कराने वाला हूँ सरचार्ज, तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो हेडिंग है हमारी
सर चार्जेस। देखो जो सरचार्ज होता है ना, इसको जब भारत के पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो इसको एक नाम दिया गया था और वो नाम है सुपर रिच टैक्स। मतलब ये अल्ट्रा रिच लोगों के ऊपर लगाया जाता है, उसे बोलते हैं सरचार्ज। इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। एक हम डिवाइड करेंगे अपने पास ओल्ड टैक्स रिजिम, क्योंकि उसके रेट अलग होने वाले हैं, और एक है हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, उसके रेट अलग होने वाले हैं। ओल्ड और डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम दोनों के रेट बिल्कुल अलग अलग हैं। वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे और उसमें मुझे कुछ एग्जाम्पल भी लेने पड़ेंगे आपको डीपली समझाने के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए भी आप लोग रेडी रहना। देखिए सरचार्ज का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानो। सरचार्ज का मतलब होता है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि ईरान के जो डिक्टेटर है उनको मार दिया गया। आपने देखा वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा ले आए यूएसए वाले, तो यूएसए वाले इस टाइम अपनी डोमिनेंसी फुल मोड पर दिखा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। और आप देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, वॉर चल रही है। मतलब जो चीज़ कभी हमने सुनी थी इतिहास की बुकों में, आज हम वो चीज़ देख पा रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरह से डोम सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, S-400 से मिसाइलें दागी जा रही हैं, काउंटर ट्रैफिकिंग की जा रही है। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास उन्होंने पैसा इकट्ठा करके रखा था युद्ध के लिए। सोचो हमारे भारत को भी तो लगता है ना हमारे दो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, एक चाइना और एक पाकिस्तान। कल को इनके साथ युद्ध हो जाए तो पैसा कहाँ से आएगा। तो कहा गया जो सुपर रिच लोग हैं ना, वो हमें क्या देंगे, सरचार्ज देंगे, और हम इस पैसे का इस्तेमाल वॉर में करेंगे, वेपन्स खरीदने में करेंगे, मिसाइल्स खरीदने में करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स के अंदर करेंगे। और कुछ नहीं हुआ तो अगर कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो उसको रिहैबिलिश करने में जो पैसा लगता है, हम इस पैसे का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे। इस मोटिव से इसे लाया गया था। सन 1961 में जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी ना, तो हम हार गए थे उसमें। वहाँ पर सरचार्ज का कॉन्सेप्ट रखा गया था कि भैया अब हमें वेपन्स के लिए पैसे चाहिए जो हम अमीरों से लेंगे टैक्स के रूप में, और इस पैसे का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। तो ये थी सरचार्ज की प्रॉपर स्टोरी, एक कहानी। अब जो सरचार्ज है हमारे पास, वो ओल्ड में अलग और डिफ़ॉल्ट में अलग लगता है। देखिए ओल्ड में क्या होता है, ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 50 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है अप टू रुपीज़ 1 करोड़, 50 लाख से ज़्यादा अप टू रुपीज़ 1 करोड़, तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 10% से। कितने परसेंट से, 10% से। और मैं आपको बता दूं, जब मैं इसकी बात करूंगा ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या चीज़, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे सेक्शन 112 हो या 112A हो, और डिविडेंड इनकम। इन सभी इनकम को जोड़ के अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा बन रही है 1 करोड़ तक, तो क्या रेट है बताओ, 10% है। इसके बाद अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है बट अप टू रुपीज़ 2 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 15%। और इसमें भी लिखूंगा कि इस वाली इनकम में आपकी शामिल होने वाली है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम। इसके बाद अगर आपकी इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है अप टू रुपीज़ 5 करोड़, तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 25%। बट मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। मतलब यहाँ पर ये एक्सक्लूड होने वाला है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, फिर चाहे कितनी भी हो, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है 37%। और यहाँ भी सेम बात लिखने वाला हूँ, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाए। अब मैं आपको वन बाय वन चीज़ें समझाते हुए चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मैं जोर डालना चाहता हूँ, ये ध्यान दें, यहाँ पर मैंने ये एक्सक्लूड वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है पहले लॉजिकली समझते हैं। बेसिकली क्या है कि सरकार कहती है कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम, इनको प्रमोट करना चाहते हैं। और प्रमोट करने के लिए अगर इन पर हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो ये प्रमोट नहीं डिमोट हो जाएंगे।
इसीलिए इन लोगों के ऊपर मैक्सिमम रेट क्या होने वाला है, 15%। यानी कि अब मैं यहाँ एक नोट डाल के लिखूंगा, आप लोग ध्यान देंगे इधर सभी लोग, क्या कि चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, कौन सा सेक्शन, 111 ए वाला, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 112 ए वाला, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 112 वाला, और आपके पास डिविडेंड इनकम हो, इन सभी इनकम के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा वो 15% लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी फ्लैट रेट लगता है। तो जब हम आपको वहाँ पेनलाइज कर चुके तो यहाँ वापस से पेनलाइज आपको नहीं करेंगे। इस बात को समझने के लिए हम उठाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, मान लो कि मेरी जो सैलरी इनकम है वो है 2 करोड़ और मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 1 करोड़, तो टोटल इनकम कितनी आई, 3 करोड़। ना द पॉइंट इज सरचार्ज कैसे लगेगा। पहले एक बात बताओ, 3 करोड़ हो गई ना, इसका मतलब मेरा जो स्लैब आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 2 से 5 पे, कितना, 25%। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, इसके ऊपर तो मैक्सिमम रेट ही कितना लगेगा, 15। इसको हटा दो, अभी 1 करोड़ को हटा दो तो कितनी इनकम है, 2 करोड़। अगर मेरी इन चारों को इनकम को हटा के अगर नॉर्मल इनकम 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 15% का, यानी इन दोनों पर लगेगा 15। नहीं सर ये तो 3 करोड़ है, ये तो 25 वाले में लगेगा, नहीं 3 करोड़ ऐसे से लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2 में कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 3 करोड़ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़, तो टोटल इनकम आ गई 5 करोड़। सरचार्ज का क्या रेट होगा, पहले देखो 5 करोड़ इस वाले में नहीं आएगा, 5 करोड़ यहाँ पर आता है, यानी रेट क्या होने वाला है, 25%। पहले ये बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैक्सिमम रेट क्या लगता है सरचार्ज का, 15% लगता है, उससे ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते हो। इसको हटाने के बाद आप बताओ नॉर्मल इनकम कितनी बची, 3 करोड़, जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस पर लगेगा सरचार्ज का रेट कितना, 25%, 25%। सर आपने यहाँ पर 15 क्यों लगाया, क्योंकि इनकम 2 करोड़ तक थी, अगर 2 करोड़ तक है ना तो 15 लगेगा, और 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25 लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है आपकी 5.1 करोड़ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 4.9 करोड़, तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 10 करोड़। जैसे 10 करोड़ देखा आपको लगा 37% लगेगा ना, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मैक्सिमम कितना लग सकता है, 15% लग सकता है। इस पे कितना लगेगा, ये इनकम 5.1 करोड़ है ना, 5.1 करोड़ मतलब इस वाले में आ गया, तो इसके ऊपर कितना लग जाएगा, 37% लग जाएगा। आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को कि लॉन्ग टर्म कैपिटल पे 15 से ज़्यादा कभी भी नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूडिंग लिखा था 15 और बाकी ऊपर लिखा था एक्सक्लूडिंग। तो इससे आप सरचार्ज के रेट को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने पास डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर किस तरीके से सरचार्ज का रेट लगाया जाता है। चलिए डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, यहाँ पे सरचार्ज के रेट को थोड़ा सा लीनियंट रखा गया है। यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई पर्सन 50 लाख से ज़्यादा कमाता है अप टू ₹1 करोड़, तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 10%, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेम वही, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू ₹2 करोड़, तो सरचार्ज का रेट है हमारा 15%, 15%। और यहाँ भी सेम लाइन लिखने वाला जो वहाँ पर लिखी थी, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम। इसके बाद थर्ड है हमारा, अगर इनकम हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा है, चाहे कितनी भी हो, मैक्सिमम रेट है 25%। जो यहाँ पर मैक्सिमम 37 था ना, वो यहाँ पर कितना है, 25। लेकिन इस वाले में क्या लिखेंगे बताओ, एक्सक्लूडिंग, क्या नहीं शामिल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम शामिल नहीं होगा, जैसे यहाँ पर लिखा था। सेम वही लाइन यहाँ पर रिपीट की गई है, लेकिन खास बात सिर्फ इतना है कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम में सरचार्ज का मैक्सिमम रेट 25 होता है और यहाँ पर कितना होता है, 37 होता है। ये है सरचार्ज के रेट, 10%, 15%, 25% एंड 37%। और डिफ़ॉल्ट में 10%,
15% एंड 25%। ठीक है, तो ये सरचार्ज मैंने आपको दोनों रेजिम में अपने पास करवा दी है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, अगले पर नहीं आते, पहले यहीं पर समझते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, चलो इसको अभी हम पढ़ते हैं अपने पास। तो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। और वो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है वो है 1 करोड़ रुपए। एक पर्सन की जो इनकम है वो 1 करोड़ है। अब आप 1 करोड़ में क्या बताएंगे, टैक्स बताओ, 1 करोड़ पे कितना टैक्स लगेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 करोड़ के ऊपर जब आप स्लैब नंबर 1 लगाओगे ना, ओल्ड वाला, तो 1 करोड़ पे जो टैक्स बनेगा, मैं सीधा निकाल के बता देता हूँ आपको। ये बनेगा 90 लाख के ऊपर 30% और 10 लाख तक है 1,12,500। 1,12,500 और 90 लाख का 30%, 27 लाख। ये टैक्स बनेगा 38,25,000, 38,25,000 रुपये, करेक्ट। इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा बताओ, सरचार्जेस। भाई इनकम 1 करोड़ है ना, तो क्या लगेगा, सरचार्ज। सर 1 करोड़ पे कितना लगता है, नीचे वाला नहीं, यहाँ वाला 10%। सरचार्ज कितना लगेगा, 10%। जब मैं इसमें सरचार्ज लगा दूंगा ना, तो जो मेरी इनकम निकल के आएगी, वो टैक्स निकल के आएगा, दैट इज 4,20,7,500, इतना आएगा। अब एग्जाम्पल सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर इस व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ से बढ़ के मान लो हो गई है 1.1 CR, कितनी हो गई है, 1,10,00,000, ठीक है, या एज 1,10,00,000 नहीं, 1.01 कर लो, 1.01, 1,01,00,000 ये इनकम हो गई है। तो टैक्स निकालो कितना बनेगा, तो चलो मैं निकाल लेता हूं। इस पर टैक्स बनेगा, ये आया 28,42,500। अब आप मुझे एक बात बताओगे, इस पे सरचार्ज किस रेट से लगे है, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा, 15%। 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे 15%, जो कि आएगा 4,26,375। और जब हम इसमें प्लस कर देंगे 28,42,500, तो ये आएगा 32,68,875। आप लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो कि इस व्यक्ति की जो इनकम थी 1 करोड़ से बढ़ के 1,01,00,000 हुई है, यानी इनकम में जो चेंज है ना, दैट इज ₹1,00,000, डेल्टा वाई। इनकम में चेंज कितना आया, 1,00,000। लेकिन जो टैक्स है ना, टैक्स में देखो कितना चेंज आया। मुझे लगता है यहाँ पर ये वाला अमाउंट शायद गलत दिया, 38 लाख नहीं है, ये 28 लाख है। दिस इज 28,25,000। तो ये हो जाएगा इतना, मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 28,25,000 ये आ जाएगा। ये वाली फिगर है हमारी 3,10,7,500। ठीक है, ये टैक्स है, थोड़ा गलती हुई थी, इसके लिए माफ़ी। यहाँ पर आप देखो इनकम में चेंज 1,00,000 रुपए का है, लेकिन जो टैक्स में चेंज है ना, वो अगर आप नोटिस करोगे तो वो 1,00,000 से भी ज़्यादा है। ये टैक्स में जो चेंज आ रहा है दैट इज 1,61,1375। मतलब क्या कि इनकम मेरी बढ़ी 1,00,000 से और टैक्स मेरा बढ़ गया 1,00,000 से भी ज़्यादा, तो मेरा इनकम बढ़ना बेकार हो गया। तो गवर्नमेंट का ये बताओ कितना ज़्यादा टैक्स हो गया, कितना ज़्यादा हो गया बताओ, 61,375 टैक्स ज़्यादा हो गया। इतने का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे और इसी डिस्काउंट को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। यानी जब हम यहाँ पर इनकम निकालेंगे ना, तो अब हम यहाँ से माइनस करेंगे क्या, मार्जिनल रिलीफ 61,375, और उसके बाद जो टैक्स आएगा उसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एजुकेशन सेस @4%। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिल गया। तो मार्जिनल रिलीफ जो निकलता है ना, वो तब निकलता है जब सरचार्ज का इम्पैक्ट पड़ता है, वरना नहीं निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका मार्जिनल रिलीफ का, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने पास रिबेट की। रिबेट इज जस्ट लाइक अ डिस्काउंट। तो अगली हेडिंग है हमारी रिबेट।
REBATE, रिबेट का जो सेक्शन है ना वो सेक्शन है 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 एंड 2। एक होता है हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम और एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम। ओल्ड और डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC, दोनों में सिस्टम थोड़ा अलग है। सर रिबेट होता क्या है? अरे भाई रिबेट का मतलब डिस्काउंट समझो, गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? डिस्काउंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। क्या? रिबेट जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है रेजिडेंट व्यक्ति को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, या रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को। रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है या रेजिडेंट HUF को मिलता है? कब मिलता है? एक और कंडीशन है, उसकी जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड्स ₹5 lakhs। यानी ये दोनों की दोनों कंडीशन जब एप्लीकेबल होंगी ना तभी हमें क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। रिबेट किसको मिलता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को मिलता है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से क्या हो, कम हो, या एग्जैक्टली 5 लाख हो तो भी मिल जाएगा। सर कितना मिलता है रिबेट? रिबेट मिलता है जितना आपका एक्चुअल में टैक्स निकल के आया है वो, या फिर आपको मिलेगा 12,500 रुपए का। ठीक है, 12,500। बोलो यार बात समझ आइए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने कहा कि मिस्टर ए है वो एक रेजिडेंट है, मिस्टर ए इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और जो उसकी इनकम है दैट इज़ ₹5 lakhs। कितनी इनकम है उसकी? 5 lakhs। अब आप बताओ स्लैब नंबर 1 अगर आप इस पर लगाते हो तो पहले 2.5 लाख क्या हो जाते हैं? माफ़ हो जाते हैं। पहले 2.5 लाख के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट 2.5 lakhs नील। इसके बाद आपके पास 2.5 लाख 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच का डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख। इसके ऊपर क्या रेट लगेगा? 5%, 12,500। यानी 5 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बना? 12,500। अब पहले चेक करो क्या मिस्टर एक्स रेजिडेंट है? यस। क्या मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो 5 लाख से कम है? हाँ, मतलब 5 लाख है, तो इसको रिबेट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? यहाँ पर हम माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना? जितना उसका एक्चुअल टैक्स है 12,500 और 12,500, विच एवर इज लोअर। देखा जाए तो दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो 12,500 पूरा यहाँ से क्या हो गया हमारा? माइनस हो गया, इसका टैक्स बना 0। छोटे एसएससी को यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। किसको दिया गया बताओ? छोटे एसएससी को। किसके नाम से? रिबेट के नाम से। तो याद कर लो रिबेट जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को दिया जाता है अगर उसकी इनकम 5 लाख तक है तो दिया जाएगा। कितना? जितना उसका टैक्स बना वो, या 12,500 विच एवर इज लोअर। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। देखिए डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कि बंदा क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए, और ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, HUF को नहीं मिलती है। यहाँ पर रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है प्रोवाइडेड कि उसकी जो टोटल इनकम है ना शुड नॉट एक्सीड्स ₹12 लाख। तो आप में से जो लोग मुझसे भी पूछ रहे थे ना 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं होता, वो ये वाला है। 12 लाख तक की इनकम पे कोई रिबेट नहीं रिबेट मिल जाता है 12 लाख तक की इनकम पे। जैसे ये 5 है ना, यहाँ पे कितना है? 12। सर रिबेट कितना मिलता है? तो रिबेट मिलता है जितना भी आपका एक्चुअल टैक्स आया है वो, या 60,000 रुपीज़। ये नई अमेंडमेंट है। कितने रुपए बताओ? 60,000 रुपए, और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर। जब भी सरकार को देने की बात आएगी तो लोअर है, जब लेने की बात आएगी तो हायर उठाती है। तो बताइए आपको ये समझ आया रिबेट वाला कॉन्सेप्ट? तो याद रहे रिबेट ओल्ड वाले में रेजिडेंट इंडिविजुअल को दी जाती है 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 तक, और डिफॉल्ट के अंदर रेजिडेंट इंडिविजुअल को दी जाती है 12 लाख तक की इनकम पे 60,000 रुपए की। ये था आपका रिबेट वाला कॉन्सेप्ट। तो अब हम आगे चलते हैं। रिबेट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी क्लास को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। हमने सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने पर्सन के बारे में पढ़ा था कि पर्सन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने पर्सन के बारे में पढ़ा था तो आप नोटिस करेंगे पर्सन को हमने 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था।
अब हम ये देखेंगे कि इन सातों लोगों को टैक्स कैसे देना पड़ता है। अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी ना, वो किसकी सीखी? इंडिविजुअल की। अगर आप देखोगे तो हमने इंडिविजुअल का स्लैब रेट सीखा, इंडिविजुअल का फ्लैट रेट सीखा, इंडिविजुअल का डिफ़ॉल्ट सीखा, इंडिविजुअल का ओल्ड सीखा, इंडिविजुअल का हमने सरचार्ज सीखा, डिफ़ॉल्ट से भी, ओल्ड से भी। हमने इंडिविजुअल का रिबेट सीखा दोनों सिस्टम से, स्पेशल रेट भी सीख लिए दोनों सिस्टम से, ठीक है? तो हमने इंडिविजुअल का काम कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कैसे टैक्स देना पड़ता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हमने अपने पास स्लैब्स बनाए थे, अभी हमने स्लैब रेट अपने पास डिज़ाइन किया था। मैं एक बार नोट्स निकाल लेता हूँ। हमने स्लैब 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 ये रहा, देखो ये जो स्लैब रेट है दोस्तों, ध्यान से देखना, इसमें जो फर्स्ट स्लैब है ना, यही फर्स्ट स्लैब लगता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर। ये जो फर्स्ट स्लैब है ना, वो किस किस पे लगता है, मैं आपको इसको एरो करके दिखा दूँ। ये देखें, ये वाला जो स्लैब है ना, ये इंडिविजुअल पे तो लगता ही लगता है, और यही सेम स्लैब लगता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, यही लगता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर, यही लगता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर, और यही लगता है आपका आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शनल पर्सन के ऊपर। यानी कि जो अभी हमने पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने एचयूएफ का टैक्स कैसे निकालते हैं, स्लैब नंबर 1 के हिसाब से। इसके बाद बॉडी